Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying chapter 8, chemistry 9th class. This chapter is about chemical reactivity. In previous lectures, we have discussed about metals. We discussed that metals are electropositive. The reasons were also discussed. Why are they electropositive? As they have tendency to lose their valence electrons and gain positive charge. This character is called electropositive character or metallic character. Now, today we are to complete a last lecture of this chapter. तो बेटे इस चैप्टर के अंदर ये जितनी भी प्रॉपर्टीज वगैरह मेटल्स की हैं ये सारे डिस्कस हो चुकी हैं. Even short questions we have also discussed. Comparison of properties of alkali metals and alkaline earth metals and their uses we also discussed. Then noble metals, at the end we discussed noble metals जिनमें ये कॉपर है, गोल्ड है, आर्म है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं तो इनकी बात हुई. आज हम बाकी देखते हैं इसका ऐसा गोल्ड सिल्वर वगैरह जो नोबल मेटल्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज भी हम डिस्कस कर चुके हैं. और ये जो टेस्ट यूजुअल क्वेश्चंस हैं 8.2 वाले ये भी हमने डिस्कस कर लिए थे. ये जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं केमिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की ये हमारा लास्ट टॉपिक था लास्ट लेक्चर में. इज इट स्टूडेंट्स? Yes. And today we are going to start with this topic, that is comparison of reactivity of the halogens. आज हमने halogens की reactivity जो है इसका comparison देखना है. Halogens बेटे you know 17 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन इन्हें हैलोजेंस कहते हैं. हैलोजेंस क्यों कहते हैं? हैल ग्रीक टर्म है सॉल्ट को कहते हैं and gen mean to generate or to produce. 17 ग्रुप के एलिमेंट्स अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट्स बनाते हैं. तो इस वजह से इनको कहते हैं हैलोजेंस. दैट मींस सॉल्ट फॉर्मर, सॉल्ट्स बनाने वाले. पता है कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 इलेक्ट्रली दे आर कॉल्ड हैलोजेंस. क्लोरीन और क्लोरीन जो है इनमें ये डायटोमिक गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एट रूम टेम्परेचर. ये आपको इनकी फिजिकल स्टेट्स बताई जा रही हैं. इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दे इंक्रीज डाउनवर्ड इन द ग्रुप. अगर हम इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को देखें तो ग्रुप के अंदर डाउनवर्ड इंक्रीज होती हैं. यही वजह है कि पहले दो एलिमेंट्स जो हैं वो गैसेस हैं. जो थर्ड एलिमेंट ब्रोमीन है वो लिक्विड है और आयोडीन और एस्टाटीन आगे जो है वो सॉलिड्स हैं. Due to the increase in size and polarizability. ये आपको रीजन बताई गई है कि इंटरमोलेकुलर फोर्सेस क्यों इंक्रीज होती हैं डाउन द ग्रुप. क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है. बट व्हाट इज पोलराइजेबिलिटी? कैन एनीबॉडी टेल मी अबाउट पोलराइजेबिलिटी? याद रखें डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स of atoms, neighboring atoms due to repulsions. due to repulsions. ठीक है, दो एटम जो एक दूसरे के करीब होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं और इस रिपल्शंस की वजह से क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की डिस्टॉर्शन हो जाती है. डिस्टॉर्शन का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड यूनिफॉर्मली पहले डिस्ट्रीब्यूटेड थे अब एक तरफ नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होकर एक तरफ चले गए हैं
और दूसरी तरफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो इस तरह से पोल्स का क्रिएट होना है एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स की डिस्टॉर्शन की वजह से, इसे पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। अब डाइपोल बन गया एक तरह से वो जो एटम था, वो नेबरिंग मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर इसी तरह से पोलरिटी इंड्यूस करेगा। तो ये आप कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। इस तरह की जो फोर्सेस पैदा होंगी वो होगी इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल्स, इनके दरमियान फोर्सेस होंगी। यानी एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल क्या टेम्परेरी तौर पर बना है डाइपोल, और दूसरा इंड्यूस डाइपोल कि वो उसकी वजह से नेबरिंग मॉलिक्यूल में जो है वो पोलैरिटी इंड्यूस हुई। फिर दोनों के दरमियान दोनों के जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव एंड यानी अपोजिट एंड्स हैं उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होती हैं। तो बेटे ये है पोलराइजेबिलिटी। Polarizability is clear. Hasan Shahbaz, what is polarizability? Anybody Yes, else? sir. बड़े बताएं polarizability क्या है, बताइए मैंने। सर आपकी आवाज मुझे अटक के बहुत ज्यादा आ रही है। आपको आ रही है, बाकियों को भी आ रही है। बाकियों को कैसे आ रही है आवाज? मोहित सज्जाद, हसन यासिर, हसन यासिर, आवाज मेरी सही आ रही है? बाकी बच्चे क्यों नहीं बोलते? तलहा आप बताएं, आवाज क्लियर है? यस सर, क्लियर है बिल्कुल। ओके। ऐसा बेटे आपका नेट का इशू हो सकता है टेम्परेरी तौर पर। तलहा मैंने क्या बताया पोलराइजेबिलिटी क्या होती है? सर वो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, मुझे पता नहीं है। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सब बच्चे तवज्जो से सुन लें। पोलराइजेबिलिटी, बेटे पोलराइजेबिलिटी मैंने आपको बताया है कि दो नेबरिंग एटम, ऐसे एटम जो जिनका साइज ज्यादा हो, ज्यादा साइज वाले हों, उनके जो उनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स कम होने की वजह से वो इजीली डिस्टार्ट हो जाता है। डिस्टार्ट मीन कि नेबरिंग एटम के इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन की वजह से उसके इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ ज्यादा चले जाते हैं, दूसरी तरफ थोड़े रह जाते हैं। इस वजह से टेम्परेरी तौर पर वो डाइपोल बन जाता है। इसे कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, ग्रेटर साइज्ड एटम्स जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स की रिपल्शंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के जो हैं वो एक साइड पे ज्यादा चले जाते हैं रिपेल होकर, और दूसरी साइड पे थोड़े रह जाते हैं। जिधर थोड़े रह जाते हैं उधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिधर ज्यादा चले जाते हैं उधर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस तरह से ये जो पोलैरिटी क्रिएट होती है इसे कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। हाँ जी, आप क्लियर है? स्टूडेंट्स, पोलराइजेबिलिटी आप क्लियर है? आरिस, मोइज सजाद, तलहा, मेरी आवाज नहीं आ रही? सर आ रही है। अरे बोलते क्यों नहीं है? पोलराइजेबिलिटी क्लियर नहीं है तो पूछें। सर क्लियर है। ओके, नेक्स्ट बताया कि बोरोमीन एक्सिस्ट एज अ लिक्विड एंड आयोडीन एज अ सॉलिड। ये जो फिजिकल स्टेट में चेंज है कि ऊपर गैसेस थी, फिर लिक्विड है, फिर आगे सॉलिड्स हैं, इसकी रीजन पोलराइजेबिलिटी ही है। साइज, एटॉमिक साइज के बढ़ने की वजह से पोलराइजेबिलिटी का क्रिएट होना, उस वजह से फिजिकल स्टेट्स चेंज होती हैं। यानी कि फिजिकल स्टेट्स को आगे आप देख सकते हैं। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें कि हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद नेक्स्ट जो है वो 2s2 और 2p5। हीलियम की क्या है 1s2, यानी पहला शेल कंप्लीट हो गया। उसके बाद दूसरा शेल है
आप वैलेंस शेल में देखें 7 इलेक्ट्रॉन हैं। आप क्लोरीन में देखें 17 इलेक्ट्रॉन थे, तो वैलेंस शेल में इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि नियन तक यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ब्रोमीन के केस में 35 इलेक्ट्रॉन थे, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि बाकी सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उससे पहले कंप्लीट हो चुके आर्गन तक। ठीक है, 28 इलेक्ट्रॉन जो हैं 28 इलेक्ट्रॉन्स आर्गन तक कंप्लीट हो गए। आप आयोडीन में देखें 53 एटॉमिक नंबर, तो इसमें वैलेंस शेल में अगेन 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं 46 इलेक्ट्रॉन्स 46 इलेक्ट्रॉन ये क्रिप्टॉन तक कंप्लीट हो गए हैं। अब आप इनके कलर्स को देखें, फ्लोरीन पेल येलो, क्लोरीन ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन कलर, आयोडीन का पर्पल ब्लैक कलर। ये फिजिकल स्टेट्स हैं, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछी जा सकती हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट्स आप देखें, फ्लोरीन का मेल्टिंग, आप इनकी ट्रेंड देखें, मेल्टिंग पॉइंट्स में ट्रेंड देखें कि वो इंक्रीज हो रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स के इंक्रीज होने की वजह क्या है? पोलराइजेबिलिटी। क्या वजह है? पोलराइजेबिलिटी। और पोलराइजेबिलिटी क्यों क्रिएट हुई? एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज को देखें तो वो डिक्रीज होती हैं। देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ये टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज हो रही है? कौन बच्चा एक्सप्लेन कर सकता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों डिक्रीज हो रही है टॉप टू बॉटम हैलोजेंस में? बड़े एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल न्यूक्लियस से दूर हो रहे हैं, तो वैलेंस शेल में ही इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करना होता है, जिसको अट्रैक्ट करना है। तो न्यूक्लियस की यूं समझ लें कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम होती है एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से और शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से। किसी की कोई कंफ्यूजन हो तो साथ साथ पूछते जाएं। नाउ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैलोजेंस के हम देखने लगे हैं। पहला है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज आप चैप्टर 7 में ऑक्सीडेशन पढ़ चुके हैं। ऑक्सीडेशन क्या होती है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे इंक्रीज होती है? बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के लूज होने से ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है, या फिर ऑक्सीजन की एडिशन से भी ऑक्सीडेशन होती है, हाइड्रोजन के लॉस से भी ऑक्सीडेशन होती है। अब ऑक्सीडाइज करना क्या होगा? यस, एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? सर एक बार फिर ऑक्सीडेशन लग रहा ओके बेटा, ऑक्सीडेशन जो है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना, ये ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज और जीरो चार्ज दैट एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन हैव इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर किसी एटम के ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या जीरो हो इवन, ये उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज होना, कि अगर इंक्रीज हो तो हम कहेंगे उस एटम की ऑक्सीडेशन हो गई है, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो किसी भी केमिकल रिएक्शन में तो हम कह सकते हैं कि उसकी रिडक्शन हुई है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? वो स्पेशी जो किसी दूसरी स्पेशी को ऑक्सीडाइज कर दे। एक कोई भी एक एलिमेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, हम कहेंगे कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इसने दूसरे को ऑक्सीडाइज किया है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन ऑक्सीडाइज करने वाला, दूसरे की ऑक्सीडेशन करने वाला। अब कैसे दूसरे को ऑक्सीडाइज कर सकता है? देखिए, अगर वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा तो दूसरे की ऑक्सीडेशन हो जाएगी। अगर वो दूसरे से हाइड्रोजन ले लेगा तब भी उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। अगर वो उसको ऑक्सीजन दे देगा तब भी उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ठीक है, तीनों केसेस में से कोई एक केस जब हो जाएगा तो उसकी ऑक्सीडेशन हो सकती है सेकंड स्पेशीज की।
आपको बताया गया कि ऑल हैलोजेंस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। फ्लोरीन जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि आयोडीन जो है इट इज द लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। टॉप टू बॉटम आते हुए ये ऑक्सीडाइजिंग जो प्रॉपर्टी है ये रिड्यूस होती जा रही है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर रखता है, आयोडीन जो है इट हैज लीस्ट पावर टू ऑक्सीडाइज अदर स्पीशीज। आप रिएक्शंस में देख सकते हैं, फ्लोरीन का रिएक्शन पोटेशियम क्लोराइड के साथ करवाया तो पोटेशियम फ्लोराइड बन गया है और आगे क्लोरीन रिलीज हो गई है। अब यहाँ पे देखें रिएक्शन जो हुआ, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट KCl में क्या थी, -1, और प्रोडक्ट साइड पे इसमें क्लोरीन में कितनी हो गई है, 0। सर 2। पहले नहीं, दो उसके एटम्स की तादाद है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी 0 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्लोरीन की नेगेटिव थी, अब 0 हो गई है, तो -1 से 0 का होना इंक्रीज ही है ना। लाइन ऑफ इंटीजर्स में देखें आप, लेफ्ट टू राइट जब चलते हैं तो वैल्यू बढ़ती है, -1 से 0 हुई, इट मींस इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हैज अकर्ड, सो इट इज ऑक्सीडेशन। ये फ्लोरीन की वजह से हुई, लिहाजा फ्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये नीचे आपको बता रहे हैं कि क्लोरीन की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट थी और फ्लोरीन जो है उसकी क्या थी, 0। प्रोडक्ट्स में फ्लोरीन की -1 हो गई है, क्लोरीन की 0 हो गई, क्लोरीन की इंक्रीज हो गई है, लिहाजा उसकी ऑक्सीडेशन हो गई, और फ्लोरीन ने की ऑक्सीडेशन, फ्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। और आपको 7th चैप्टर में मैंने बताया था कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो दूसरी स्पीशीज की ऑक्सीडेशन करता है, अपने आप की उसकी रिडक्शन हो जाती है, यानी खुद रिड्यूस हो जाता है। तो देखिए फ्लोरीन की स्टेट 0 से -1 यानी डिक्रीज हुई, लिहाजा ये रिड्यूस हो गया है। इसी तरह से देखें क्लोरीन का रिएक्शन KBr से करवाया पोटेशियम ब्रोमाइड से, तो पोटेशियम क्लोराइड बना और बोरोमीन रिलीज हो गई। ठीक है, तो इसमें क्लोरीन ने बोरोमीन को ऑक्सीडाइज कर दिया है। इज इट क्लियर? यस सर। हैलोजेंस के अंदर बेटे एक एलिमेंट ऊपर वाला हो एक नीचे वाला हो, तो ऊपर वाला है वो तो नीचे वाले को ऑक्सीडाइज कर सकता है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद सर हाइड्रोजन। सर ये पिछले रिएक्शन दोबारा समझा दे जरा। कौन सा? सर सबसे पहले वाला और आखिरी वाला। बेटे फ्लोरीन का KCl के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो KF यानी पोटेशियम फ्लोराइड बन रहा है और क्लोरीन रिलीज हो गई है। फ्लोरीन ने क्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर दिया है इस रिएक्शन में। फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से लिए हैं, क्लोरीन से फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, हर एटम से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो उसकी ऑक्सीडेशन हो गई। क्लोरीन -1 स्टेट में था, अब 0 स्टेट में आ गया। और दोस्तों ये लास्ट सेक्शन है क्लोरीन का KBr के साथ, इससे बेटे क्लोरीन ने ब्रोमीन को ऑक्सीडाइज कर दिया है। इसी तरह से इसने भी, क्लोरीन ने भी ब्रोमीन से इलेक्ट्रॉन्स ले लिए हैं और उसको ऑक्सीडाइज कर दिया है, और खुद के साथ मिलकर, पोटेशियम के साथ मिलकर इसने पोटेशियम क्लोराइड बना दिया। क्लियर? यस सर। बेटे रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ देखें, ऑल हैलोजेंस कंबाइन विद हाइड्रोजन। हैलोजेंस के बड़े याद रखें X के साथ इंडिकेट किया जाता है, X जो है एक जनरल नोटेशन है हैलोजेंस की। तो हाइड्रोजन के साथ जो मिलते हैं और हाइड्रोजन हैलाइड्स देते हैं, जिसको HX जनरल जो वो फार्मूला लिखा, X कोई भी हैलोजन हो सकता है। केमिकल अफिनिटी फॉर हाइड्रोजन इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है, फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, कि टॉप टू बॉटम ग्रुप में आते हुए ये जो अफिनिटी है हाइड्रोजन के साथ, यानी हाइड्रोजन के साथ मिलने की जो टेंडेंसी है ये डिक्रीज होती है। आप देखें फ्लोरीन का हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन हो तो ये डार्कनेस में और कोल्ड स्टेट में रिएक्शन हो जाता है, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड बन जाता है। अगर क्लोरीन से रिएक्शन करवाएं तो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, तब HCl बनता है, डार्कनेस में नहीं होता। अगर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाएं तो हीट करने से होता है, HBr बनता है, बगैर हीटिंग के नहीं होगा। अगर हम आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो हीटिंग के साथ साथ कैटलिस्ट भी अप्लाई करना पड़ेगा, तब हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। आपने देखा कि कॉन्टिन्यूसली जो रिएक्टिविटी है सर ये कैटलिस्ट क्या है? डिक्रीज होती है, कॉन्टिन्यूसली रिएक्टिविटी डिक्रीज हुई है। हाँ जी, कैटलिस्ट ये चीज पहले डिस्कस तो हुई है, अभी मैं पहले जरा स्टूडेंट से पूछूंगा, कैटलिस्ट को मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा। ये बायोलॉजी के अंदर भी कैटलिस्ट आप लोग पढ़ चुके हैं,
केमिस्ट्री में भी इस चीज को डिस्कस किया गया। हाँ जी, कौन स्टूडेंट बता सकता है व्हाट इज कैटलिस्ट? Sir, to rate of the speed or rate of an action. Sir, any substance that increases the rate of the reaction. और कोई इससे ज्यादा बेहतर कौन बता सकता है? Sir, any substance that increases the rate of reaction without itself being consumed. Itself Being consumed. itself is without itself being consumed, यानी खुद खर्च नहीं होता। अच्छा, आप बताएंगे इसको स्मॉल अमाउंट में क्यों यूज करते हैं? थोड़ी मिकदार में ये क्यों यूज होता है? कोई बच्चा? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। Sir, please repeat again when class आप join की है। हाँ जी, Sir, थोड़ा सा repeat कर दें, मैंने class join की है। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन ये है कि कैटलिस्ट थोड़ी मिकदार में क्यों यूज होता है? ज्यादा मिकदार में क्यों नहीं यूज करते हैं इसको? Sir, because उसमें बार बार यूज होना है। हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, ये बार बार यूज हो जाता है। ठीक है, इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, इसे बार बार यूज कर सकते हैं। और दूसरी बात कैटलिस्ट की एक और भी याद रखें कि ये रिएक्शन का ये रिएक्शन स्पेसिफिक होता है। मींस के हर रिएक्शन में डिफरेंट कैटलिस्ट यूज होते हैं। एक कैटलिस्ट सिर्फ एक ही रिएक्शन को कैटलाइज करता है। तो कैटलिस्ट आपको बताया गया कि इट्स अ सब्सटेंस दैट स्पीड्स अप अ केमिकल रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड। खुद खर्च नहीं होता लेकिन रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। जैसा कि यहाँ पे हाइड्रोजन का आयोडीन के साथ रिएक्शन हो रहा है, इसमें हम कैटलिस्ट जो है आयोडोबेंजीन यूज करते हैं। आयोडोबेंजीन कैटलिस्ट जो है वो यूज किया जा सकता है यहाँ पे। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन किसी बच्चे का तो पूछ सकते हैं। ओके, वो मूव नेक्स्ट। रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन देखें। फ्लोरीन का रिएक्शन वाटर के साथ करवाएं तो ये डार्कनेस में और कोल्ड स्टेट में होगा। इट मींस इट इज आल्सो अ विगोरस रिएक्शन। ये HF बनता है हाइड्रोजन फ्लोराइड और आगे ऑक्सीजन रिलीज हो गई। अब क्लोरीन के साथ वाटर का रिएक्शन हो तो सनलाइट की प्रेजेंस में होगा, डार्कनेस में नहीं होगा। HCl बनेगा और हाइपोक्लोरस एसिड बनेगा, HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड। ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराना चाहते हैं तो हीट करने से रिएक्शन होगा, HBr बनेगा और साथ HOBr भी बनेगा, हाइपोब्रोमस एसिड। अगर हम आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाएं वाटर का तो रिएक्शन नहीं होगा। उसके बाद रिएक्शन है मीथेन के साथ। फ्लोरीन रिएक्ट करती है वायोलेंटली विद मीथेन, यानी बड़ा तेज रिएक्शन होता है और ये डार्कनेस में होता है, जबकि क्लोरीन रिएक्ट करती है द प्रेजेंस ऑफ ब्राइट सनलाइट और रिएक्शन इसका भी वायोलेंट है। लेकिन क्लोरीन का रिएक्शन शो किया, कार्बन और HCl बनता है। बट इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद मीथेन जो है ये स्लो होता है और सीरीज ऑफ कंपाउंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। डिफ्यूज सनलाइट, मध्यम लाइट हो, तेज रोशनी ना हो तो स्लो रिएक्शन होगा लेकिन कंपाउंड ज्यादा बनेंगे। अब देखिए इसमें CA3Cl, यहाँ पे ये सिंपल गलत लिखा, C लिख दिया है, Cl होना था, यहाँ पे क्या होना है, L यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे मैं इसका सिंबल जो है उसको क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे L जो है वो लाजमी होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने L जो इसमें लगाया है यहाँ पे, ये Cl को शो किया है।
ठीक है, क्लियर है? Cl के लिए ये नोट रखें, ये Cl है। सर हमारी बुक पे तो CL ही लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, ये इसमें होगा फिर, हम बताएंगे जो भी। ये L है, Cl। और ये आगे भी जो देख रहे हैं ये CH2Cl है, CH Cl3 है, CCl4 है, ये L इसको आपने कंसिडर करना है। तो इसमें आपको बताएगा ये CaCl, CH3Cl क्लोरोमीथेन, CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन, CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन, इसको बेटे क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। ये जो एनेस्थीसिया के तौर पे केमिकल यूज होता है क्लोरोफॉर्म, वो यही CHCl3 होता है। इसके बाद CCl4 टेट्राक्लोरोमीथेन या किसके लिए यूज करते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड। बेटे ये एनेस्थीसिया ठीक है सर। पेशेंट्स को एनास्थाइज करने के लिए ऑपरेशन के खातिर, ठीक है, सर कौन सा यूज करते हैं? क्लोरोफॉर्म। सर CHCl3। हाँ जी, CHCl। इवन जो फ्रॉक की डिसेक्शन करते हैं ना लेबोरेटरी में, फ्रॉक की डिसेक्शन, तो वहां भी हम क्लोरोफॉर्म ही यूज करते हैं। उसके बाद CCl4 है कार्बन टेट्राक्लोराइड, या इसको टेट्राक्लोरोमीथेन कह सकते हैं। तो ये बेटा सॉल्वेंट के तौर पे यूज होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्यूट्स को डिसॉल्व करने के लिए। हाँ जी, ये चीजें क्लियर हैं? यस सर। नेक्स्ट रिएक्शन है विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरीन रिएक्ट करता है विद कोल्ड डाइल्यूट NaOH टू गिव सोडियम हाइपोक्लोराइट एंड सोडियम क्लोराइड। देखिए NaCl का Cl2 के साथ रिएक्शन हो रहा है, NaCl सोडियम क्लोराइड और NaOCl क्या है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। बस हमने प्रोडक्ट्स ही याद करने हैं इनके, रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स जो है, यानी केमिकल रिएक्शन जो है आपको कंप्लीट आना चाहिए कि कौन से सर प्रोडक्ट्स अगर बनते हैं। हमें ये पेपर में क्वेश्चन आता है तो हमने जो ज्यादा पीछे ज्यादा वाले रिएक्शन पढ़े हैं उसमें से हमने एक दो लिखते हैं या सारे लिखते हैं? बेटा अगर बहुत ज्यादा रिएक्शंस आ रहे हैं तो आप सैंपल में एक रिएक्शन लिख सकते हैं, दो लिख सकते हैं, लेकिन जहाँ पे कंपैरेटिव रिएक्टिविटी आ रही हो वहां पे सारे लिखने हैं। ओके सर। नेक्स्ट बताया कि रिएक्ट विद हॉट कंसंट्रेटेड NaOH टू गिव सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोरेट। NaOH का रिएक्शन क्लोरीन से हॉट कंसंट्रेटेड NaOH का जो रिएक्शन है, तो इससे क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोरेट और वाटर बन रहा है। देखिए कोल्ड डाइल्यूट NaOH ने NaCl और NaOCl बनाया था, सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइपोक्लोराइड, जबकि हार्ड और कंसंट्रेटेड यानी ज्यादा कंसंट्रेशन वाला NaOH है, आपको सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोरेट मिला है साथ उसके और वाटर बना। बेटा हम टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, अगर मीटिंग डिस्कनेक्ट भी होती है तो रीजॉइन करेंगे। हारेस अटेंडेंस सेंड कर देना। सिग्निफिकेंस नॉन मेटल्स की देखें कि नॉन मेटल्स की इंपॉर्टेंस क्या है। हाँ जी सर इसके बाद 8:40 पे क्लास है। बड़ी कंप्लीट हो जाना टॉपिक, आपका लास्ट टॉपिक है। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट द प्रेजेंस ऑफ नॉन मेटल्स ऑन अर्थ। कहा कि अगर नॉन मेटल जमीन पर मौजूद ना होती तो जिंदगी जमीन पर मुमकिन ही ना होती। ठीक है, जिंदगी मुमकिन ही ना रहती। पहला पॉइंट आपको बताया जा रहा है कि मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट देखें। अर्थ क्रस्ट, क्रस्ट किसको कहते हैं, अपर लेयर ऑफ अर्थ जो है इसको क्रस्ट कहते हैं। सेकंड लेयर को क्या कहते हैं, अर्थ की 3 लेयर्स है ना, टॉप लेयर क्रस्ट है, सेकंड लेयर क्या कहलाती है बड़े मैंटल कहलाती है, और सेंट्रल लेयर, थर्ड लेयर कोर कहलाती है। क्रस्ट, मैंटल, कोर। तो बताया कि जो क्रस्ट है, ओशंस हैं और एटमॉस्फेयर, इसके मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं, वो नॉन मेटल्स हैं, जिनमें ऑक्सीजन 47% है किसमें, अर्थ क्रस्ट में, 86% है ओशंस में, 21% है एटमॉस्फेयर के अंदर। ये आपको ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन बताया गया। साइकिल्स जैसे वाटर साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, एक्स्ट्रा, ये कंटिन्यू रहते हैं और ये इन एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन जो उसको मेंटेन रखते हैं। नेचुरली बताया कि दे मेंटेन बैलेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल जो हैं वो एटमॉस्फेयर से डिफरेंट कंपाउंड्स में कन्वर्ट होती हैं, फिर कंपाउंड से रिलीज होकर एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं। तो डिफरेंट सोर्सेज के दरमियान इन एलिमेंट्स का जो प्रोपोर्शन है, ट्रांसफरेंस और फिर इनका प्रोपोर्शन हर सोर्स में ये मेंटेन रहता है।
सेकंड पॉइंट, एसेंशियल पार्ट ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स जो है ये नॉन मेटल्स का बना हुआ है। ह्यूमन बॉडी को अगर देखें ये तकरीबन 28 एलिमेंट से मिलकर बनी है। इसमें 96% जो बॉडी का है इट्स मेड अप ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। 96% ऑफ द बॉडी जो है इट्स मेड ऑफ ऑक्सीजन, 65% कार्बन, सॉरी इसमें जो टोटल है ना 96%, ये नॉन मेटल्स को आप कंसिडर करेंगे। ऑक्सीजन इसमें जो है वो 65% करेंगे, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, ठीक है। हमारी बॉडी का 96% नॉन मेटल से मिलकर बना है, जिसमें ऑक्सीजन कितनी है 65%, कार्बन है 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%। प्लांट बॉडीज दे आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है। ये इट्स कंपोज्ड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बेटे ये बातें क्लियर हैं स्लाइड की आपको? यस सर। Yes. Life owes to non-metals as without oxygen and carbon dioxide life would not have been possible। कहा कि जो लाइफ है ये ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की मरहून मिन्नत है, यानी उसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ना होती तो जिंदगी मुमकिन नहीं थी। देखें ऑक्सीजन के बगैर सांस लेना मुमकिन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो ग्लूकोज नहीं बनता, कार्बोहाइड्रेट्स फूड वगैरह जो भी है वो नहीं बनती। फोर्थ पॉइंट, ऑल ईटेबल्स खाने पीने की जितनी भी चीजें नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, जो कि बॉडी की डेवलपमेंट के लिए और ग्रोथ के लिए जरूरी हैं, दे आर मेड अप ऑफ नॉन मेटल्स। कौन सी? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन हमारी खाने पीने की चीजें वो इन एलिमेंट से मिलकर बनी, ज्यादातर यही एलिमेंट्स हैं। फिफ्थ पॉइंट, वाटर मेड अप ऑफ नॉन मेटल्स, not only the major part of by mass of animals and plant bodies, it also essential to maintain the life। बड़े वाटर जो कि एनिमल्स और प्लांट बॉडीज का मेजर पोर्शन है, बाई मास मेजर पार्ट है, ना सिर्फ ये बल्कि लाइफ की मेंटेनेंस के लिए भी जरूरी है। देखिए पानी का हम यूज कितना ज्यादा करते हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंट। और ये पानी H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, जो कि दोनों नॉन मेटल्स हैं। 6 पॉइंट, नाइट्रोजन जो कि 78% एटमॉस्फेयर में है, इट इज नेसेसरी फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। देखिए जमीन पर लाइफ को सेफ रखने में इसका बहुत ज्यादा रोल है। कैसे? इट कंट्रोल्स फायर एंड कंबस्शन प्रोसेसेस, आग को ये कंट्रोल करती है। वो किस तरह से कि 78% जब ये है, ऑक्सीजन 21% रहती है। अगर ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन बढ़ जाता और ये कम होती तो आग को कंट्रोल करना मुमकिन ना होता, ताकि अदरवाइज ऑल द थिंग्स अराउंड अस कुड बर्न विद अ सिंगल फ्लेम। एक ही फ्लेम के साथ जो आग जलती वो कंट्रोल ना हो सकती। द थिंग्स आर क्लियर? यस सर। Non-metals Yes, are sir. playing a